हाँ बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप सबकी? बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज हमने क्लास 10th का ये टॉपिक चैप्टर नंबर 11, हालांकि पहले ये 12th था और एक टॉपिक कर्टेल हो गया, तो अभी चैप्टर नंबर 11 आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी, तो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। फिजिक्स का है, समझ में बहुत आराम से आ जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे, एक एक चीज को समझेंगे आराम आराम से। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी बुक, गवर्नमेंट पब्लिकेशन एजेंसी है ये, और इस बुक में कोई एरर नहीं होती। पहली चीज, इसको नॉलेज मतलब नॉलेज की बाइबल बोलते हैं। ठीक है, बाइबल ऑफ नॉलेज। और दूसरा, इसके जो ये जो हेडिंग होती है ना टॉपिक की, इस हेडिंग का कोई ना कोई मतलब होता है। यहां से हम टॉपिक को शुरू करते हैं कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो यू मस्ट नो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो हम एक जनरल मीनिंग निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे तो मीनिंग होता है सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया। और इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल मीनिंग होता है, वो होता है करंट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, करंट आ रहा है, या फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या हो गया? करंट। अच्छा, इसका दूसरा मीनिंग सेंस जो हमने निकाला है कि सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का शहर या इलेक्ट्रॉन की दुनिया। और इस इलेक्ट्रॉन के शहर और इस इलेक्ट्रॉन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रॉन है कौन? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली क्या बोलते हैं हम? चार्ज। चार्ज। और जो चार्ज होता है वो या तो पॉजिटिव होता है और या फिर नेगेटिव होता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। और दोनों कहाँ मिलते हैं? दोनों हमको एटम में मिलते हैं। ठीक है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे होते हैं हमारे ये इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। पता है ना काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है? दोज आर हैविंग द मोशन। ठीक है, जिनके पास मूवमेंट है, दोज आर मूविंग ऑब्जेक्ट इज पोजेसिंग द काइनेटिक एनर्जी। ये घूमते हैं और इनको बाहर निकाला जा सकता है, यानी ये बाहर आ सकते हैं। इसमें जो प्रोटॉन है ना, वो बाहर नहीं निकलता। तो मोस्टली टाइम प्रोटॉन्स जो होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, वो बाहर नहीं आते। ठीक है, तो क्या होता है, क्यों नहीं आते? क्योंकि इसके पास एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, उससे ही चारों तरफ घिरे हुए रहते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स इनको इसके अपने अंदर रिटेन करके रखता है। ठीक है, दैट्स वाई हमको नेचर में प्रोटॉन आराम से नहीं मिलता, हमको ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बहुत आराम से मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। और आप क्या पढ़ रहे हैं? सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका आगे हम देखेंगे करंट। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन देखिए बच्चों, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट, इसका रिप्रेजेंटेशन या इसका नोटेशन जो होता है वो क्या होता है? उसका पहला नोटेशन जो होता है वो आप ई लगाइए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए हम इसको नेगेटिव लगाते हैं। एक चीज, जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करने वाले होते हैं मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है हमारा चार्ज। यानी कि दुनिया में जितने चार्जेस है ना वो फिक्स्ड है, नहीं घटेंगे
ही बढ़ेंगे। हजारों साल पहले भी उतने ही थे और आने वाले हजारों साल के बाद भी ये उतने ही रहेंगे। ये बात साइंस ने प्रूव कर दी है। ठीक है, जितने धरती पे चार्जेस कहीं बाहर से नहीं आ सकते, उस धरती से हटके चार्जेस कहीं बाहर नहीं जा सकते। और इस धरती में जितना मास है ना, वो मास भी कंजर्व्ड है, फिक्स्ड है। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस फिक्स्ड है। और दूसरी चीज क्या है, जितने भी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ऐसा कहीं नहीं है कि हमारी अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन्स कम है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये इक्वल है। दैट्स वाई हमारी अर्थ, हमारा प्लेनेट जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। अगर यहाँ पे चार्जेस ज्यादा होते नेगेटिव, तो ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाती है ना। तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पास पास में रहते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिंग, और ये चीज क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, न्यूट्रल। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन देखिए, तो रिप्रेजेंटेशन का पहला तरीका तो मैंने बता दिया कि ई के साथ में आपको क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका है, आप एक पॉइंट से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक चार्ज हो गया। ठीक है, तीसरा जो तरीका है ना फिजिक्स का, वो है स्मॉल क्यू। ठीक है, और स्मॉल क्यू के साथ में आप क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, आप ई माइनस भी लगा सकते हैं, स्मॉल क्यू भी लगा सकते हैं, और आप, ये इसका नोटेशन हो गया और ये इसका प्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, मैं आपको इलेक्ट्रॉन की दुनिया के साथ रूबरू करा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और धीरे धीरे हम इस चैप्टर की गहराइयों में उतर जाएंगे और इसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसे समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ये पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ साथ, बोर्ड के एग्जाम्स अभी ये नवंबर चल रहा है जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ, और 17 फरवरी से आपके एग्जाम्स हैं। मेरे ख्याल से 25 फरवरी से आपका साइंस का पेपर भी है, और मैंने डेट शीट का एक वीडियो बनाया है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो कोशिश करके मैं इसमें एसएसटी की और फिजिक्स की, सॉरी, पूरा साइंस और एसएसटी को कवर करूंगा। टाइम कम है, तो मोस्टली जितना ज्यादा मैं शूट कर सकता हूँ, जितना ज्यादा मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला तो ये हमको प्रेजेंटेशन करने का तरीका आ गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर हो, ठीक है ना, तो याद रखिए, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस रिप्रेजेंट द सिंगल इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर हो। व्हाट अबाउट द बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन हो तो फिर क्या करेंगे, सपोज ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो एक अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यू। लेकिन अगर ये देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन से द बंच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वी कैन से ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द टोटल इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल क्यू, और इसको हम बोलते हैं टोटल चार्जेस, टोटल चार्ज। ये हम बोलते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन है क्या, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक सब पार्टिकल ऑफ द एटम है, और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास दो चीजें हैं, एक मास भी है और दूसरा चार्ज भी है। वी कैन से इट इज अ पार्टिकल, नॉट अ वेव, नॉट अ रेडिएशन, इट्स अ फिजिकली अ पार्टिकल। ठीक है, एक कण कह सकते हैं जिसको आप। ठीक है, मिट्टी का एक कण, धूल का एक कण, वो भी पार्टिकल है लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है। इसके पास क्या है, इसके पास खासियत यह है कि इसके पास चार्ज है। तो व्हाट डज मीन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन और डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वंस अगेन हम अभी क्या लेके चल रहे हैं, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम इलेक्ट्रॉन के शहर को घूम रहे हैं और हम उसको ही समझ रहे हैं। ठीक है, इस सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या क्या टर्म्स आती हैं, क्लास 10th में इतना तक तो होना चाहिए, आना चाहिए आपको। ठीक है, और फिर यहां से ही आगे जो टॉपिक होता है ना, क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाता है। तो अगर आपको क्लास 10th का ये टॉपिक बहुत अच्छे से आ रहा है तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत आराम से आ जाएगी, आपका जेई नीट बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, वी कैन से इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द, we can say it is having the mass plus charge,
So it is a particle who is having the mass and charge. So it is a particle which has both mass and charge. ठीक है, वजन भी होता है उसमें और चार्ज भी होता है. तो हाउ वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज डिफर फ्रॉम द नॉर्मल पार्टिकल. वुड का पार्टिकल हो गया, प्लास्टिक का पार्टिकल हो गया, एक डस्ट पार्टिकल हो गया, उससे ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से अलग है. तो इस तरह से अलग है कि उसके पास में चार्ज भी है, ठीक है, और साथ साथ में उसमें क्या है, उसमें मास भी है. ठीक है, तो मास और ये दोनों चीजें होती हैं, इसलिए ये एक स्पेशलाइज्ड पार्टिकल है, जिस वजह से इसको हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं. अब चार्ज पार्टिकल में याद रखिएगा केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होता. मैंने क्या बोला, चार्ज पार्टिकल्स जो भी होंगे या जिसको आप चार्जेस कहेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी होता है. और ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. तो जितने अगर 100 नेगेटिव हैं तो उसके बराबर के 100 पॉजिटिव भी रहेंगे. अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझिएगा. ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने. ठीक है, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया. नहीं किया तो पॉज करना, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, अब देखिए जहां पे मैंने बता दिया. अब नोटेशन आपको आ गया. अगर मैं स्मॉल क्यू लिख रहा हूं तो यानी कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और नेगेटिव यहाँ पे लगा देता हूं. ठीक है, और अगर मैं कैपिटल क्यू लिख रहा हूं तो मेरे दिमाग में आएगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, मोर देन वन. ठीक है, और इसका नाम मैं क्या दे देता हूं हमेशा, टोटल चार्जेस. और इसका नाम मैं क्या देता हूं, सिंगल चार्ज और सिंगल इलेक्ट्रॉन. ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. रीजन बिहाइंड, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवेबल एंटिटी है या मूवेबल पार्टिकल है और एटम से निकाला जा सकता है, इजीली निकाला जा सकता है. थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो एटम से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन. और आपको पता है जब भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है. ठीक है ना, तो एटम से इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो ये हमको स्पेसिफिकली समझ में आ जाना चाहिए कि ये नोटेशन है उसका चार्ज का. ठीक है, अच्छा, अब हमको ये बात मालूम पड़ गई. अब इस इलेक्ट्रॉन की ना स्टेट पता करनी है हमको कि इसकी स्टेट क्या है. ठीक है, तो हमने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी स्टेट क्या होती है ऑब्जेक्ट की. उससे भी पहले हम ये पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट फिजिक्स में बहुत आता है ना, ऑब्जेक्ट आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो आज समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है ना. अब बॉडी तो चलो समझ में आती है. ऑब्जेक्ट बोल दिया, ऑब्जेक्ट इज अ मूविंग विद द स्पीड ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड वगैरह वगैरह, ऐसे कई न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो देखिए ऑब्जेक्ट की कंडीशन फिजिक्स ने क्या रखी है. ऑब्जेक्ट की पहली कंडीशन तो ये होगी बच्चों कि उसके ऊपर ना फिजिक्स के लॉ अप्लीकेबल होंगे इक्वली. ठीक है, तो ऑल फिजिक्स लॉ या ऑल फिजिक्स रूल, ठीक है, लॉ अप्लीकेबल एंड सेकेंड, ऑब्जेक्ट का साइज और शेप से कोई कंसर्न नहीं होगा. तो देयर इज नो कंसर्न, विथ साइज एंड शेप. बराबर, ये दो चीजें अगर सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिकली ये भी होगा कि उसके पास मास भी होना चाहिए. ठीक है ना, मास नहीं है, जैसे हमने बोला कि आत्मा ऑब्जेक्ट है क्या, तो आंसर है फिजिक्स में आत्मा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा के पास, सोल के पास मास नहीं होता, वो पार्टिकल से नहीं बनी हुई होती. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा ना, एक तो वो पार्टिकल से बना होगा, मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स.
पार्टिकल्स के साथ बना हुआ होगा तो 100% है उसके पास में मास होगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, लेकिन ये कंडीशन तो है। अब इस कंडीशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटी बॉडी इलेक्ट्रॉन और सबसे बड़ी बॉडी प्लैनेट, दिस बोथ आर कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट। ये दोनों के दोनों क्या कंसिडर्ड हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों कंसिडर्ड हो जाएंगे एज अ ऑब्जेक्ट। तो प्लैनेट को भी हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, और इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। हम आंट यानी चींटी को भी क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। हम एलिफेंट यानी हाथी को भी क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। हमको उसकी साइज और शेप से कोई मतलब नहीं है, हमको उन दोनों के ऊपर फिजिक्स के लॉ लगाएंगे। अगर हमें लॉ ऑफ मोशन लगाना है, चींटी चल रही है तो उसके ऊपर भी लॉ ऑफ मोशन लगेगा, न्यूटन के लॉ भी लगेंगे। एलिफेंट अगर चल रहा है तो उसके ऊपर भी हम न्यूटन के लॉ लगा सकते हैं, कोई भी लॉज हम उस पर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी एक ऑब्जेक्ट हो गया और प्लेनेट भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की स्टेट दो होती है, स्टेट यानी उसकी पोजीशन, वो कैसी स्टेट में। जैसे आपको पता है कि मैटर की स्टेट कितनी होती हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा। मैटर की 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है। ऐसे अगर हमें कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, तो अब पहली बात तो मेरे हाथ में डस्टर है, आप बताइए क्या है। एज पर फिजिक्स ये एक ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल से बना है, मास इसके पास में है, साइज और शेप से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि इसमें मैं इसको भी ऑब्जेक्ट कहूंगा और स्टॉक को भी मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और फिजिक्स के सारे लॉ इसके ऊपर लग सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये किस स्टेट में आ सकता है, तो अभी इसकी पहली स्टेट है ये एक स्टैटिक कंडीशन में, और अब ये मूविंग कंडीशन में। सब दो ही स्टेट में ही आ सकता है, या तो ये रुका हुआ रहेगा या ये चल सकता है। तो वी कैन से इट इज हैविंग द टू स्टेट्स। अब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन की भी स्टेट कितनी होगी, तो आंसर है 2 होंगी। ठीक है, एक स्टैटिक और एक मूविंग। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम वापस से सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैं क्या कह रहा था कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसका इंट्रो पार्ट पढ़ रहे हैं, ताकि चैप्टर हमें समझ में आ जाए और हमको मजा आने लग जाए। ठीक है, तो सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। तो अभी तक तो हमने इलेक्ट्रॉन को समझ लिया। अब इलेक्ट्रॉन के हम स्टेट्स देख रहे हैं। स्टेट्स में हमने कहा इसकी 2 स्टेट होती है, यहाँ तो ये स्टैटिक रहता है और यहाँ पे ये मूविंग होता है। जब ये स्टैटिक होता है तब इसका नेचर अलग होता है, जब ये मूविंग होता है तब इसका नेचर अलग होता है। देखिए ये एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये एक चार्ज बॉडी नहीं है। इसको चाहे घुमाएं चाहे रोकें, इसमें कोई नई चीज नहीं आ सकती। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वी कैन से इट इज अ चार्ज पार्टिकल, इट इज अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो जब ये स्टैटिक होगा तो ये अपना नेचर अलग शो करेगा, अपनी अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा, और मूविंग में ये अपनी प्रॉपर्टीज अलग अलग शो करेगा। इलेक्ट्रॉन शोज different properties as per its state। तो देखिए अगर स्टैटिक होगा तो ये क्या करेगा, स्टैटिक होगा तो इधर इट विल बी अट्रैक्ट, इट विल अट्रैक्ट और repel to other charge, other इलेक्ट्रॉन और चार्ज, इलेक्ट्रॉन और चार्ज। अगेन चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कोई अलग चीज नहीं है। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग देन व्हाट हैपेंस,
this is a static electron, and now this electron is a moving. Once it is a moving, then what happens? So when electron move, it will show the different property. When electron move, it will constitute a current. तो ये क्या बनाएगा? ये करंट बनाएगा. तो करंट जानने की कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और चार्ज का मूवमेंट. तो व्हाट डज मीन द करंट? वी कैन से व्हेन चार्ज मूव, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स मूव. ठीक है, याद रखना चार्ज. और चार्ज की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिव भी घूमेगा तो भी करंट बनाएगा और नेगेटिव. अभी तक हमें ये समझ में आ रही है नेगेटिव. नेगेटिव इसलिए समझ में आ रही है, नेगेटिव इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फिजिकली मूव हो सकते. तो ये पॉजिटिव क्या चार्ज है? तो यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज. दिस इज द इलेक्ट्रॉन. इफ सपोज आई एम शिफ्टिंग इट, इसको मैं यहां से उठा के यहां ले आता हूं और यहां पर खाली जगह छोड़ देता हूं, तो इस खाली जगह पर एक चार्ज बनता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव. और यहाँ पे ये क्या आ गया? नेगेटिव. दैट्स व्हाई दैट फॉर एवरी नेगेटिव चार्ज इट इज हैविंग द पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं कहाँ से लेके आया? एक एटम से लाया. एटम के अंदर में प्रोटॉन है, एटम के बाहर में इलेक्ट्रॉन है. इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके आए एक एनर्जी लगाकर, और ये इलेक्ट्रॉन जो था नेगेटिव था, इसको फिर जंपिंग कराया, यहाँ से यहाँ मूव करा दिया या जंपिंग करा दिया और यहाँ पे ले आया. यहाँ ले आया, यहाँ से हटाया, हटाते यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. सो एवरी नेगेटिव चार्ज इज हैविंग द इक्वल एंड अपोजिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, constitute the current. ठीक है, स्टैटिक है, स्टैटिक चार्ज. अब स्टैटिक चार्ज हम अभी के लिए नेगेटिव ले लेते हैं. अब इसके पास में जैसे ही कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा. इसी स्टैटिक चार्ज के पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसको क्या करेगा? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दे विल बी अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो यहाँ पे रिपेल होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन होगा. तो स्टैटिक में ये इतना करता है. दूसरा, ये अपना एक इफेक्ट देगा और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इफेक्ट. ठीक है, जब ये स्टैटिक कंडीशन में पड़ा हुआ है. इफ इट इज अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज यानी जब हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, यही चार्ज जो होता है वो मूव करता है. ठीक है, तो जैसे इस मूव कर गया ये चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये करंट फॉर्म करता है. तो कंडीशन टू फॉर्म द करंट, अगर हम कहें कि करंट कंस्टिट्यूट हो गई, ठीक है, करंट कंस्टिट्यूट, एक मिनट, करंट कंस्टिट्यूट हो गई, तो करंट कंस्टिट्यूट का मतलब बेसिकली करंट किसे कहते हैं? करंट का टेक्निकल मीनिंग हो गया चार्ज का मोशन. तो मोशन ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू करंट. मोशन ऑफ चार्जेस, या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द करंट. ठीक है, नाउ वी विल come to the end of the
वीडियो, इस वीडियो के एंड में आते हैं। आज सिर्फ हमने बेसिक लिया और इंट्रो लिया। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट करता हूं करंट की। डेफिनेशन ऑफ करंट एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में, कि भाई करंट किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट डज मीन द करंट? तो इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द करंट। ठीक है, व्हेन चार्जेस मूव थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम, ये पहले डेफिनेशन है। दूसरा, when charges moves through a conductor in a unit time is called current। इसको भी हम क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, द कंडक्टर। ठीक है, अब यहां पे हमें समझना जरूरी है भी कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर वी कैन से द मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर, तार कहते हैं। ठीक है ना, तार जिसमें से चार्जेस जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। तो अगर चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो बेसिकली अगर हमारे पास एक वायर है और अगर इस वायर्स में से ऐसे चार्जेस मूव कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि ये करंट है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, करंट का सिंबल नोट कर लीजिएगा। सिंबल इसका आई होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो आई है। जैसे इलेक्ट्रॉन का ई है या क्यू है, ऐसी करंट का सिंबल जो है वो आई है। ठीक है, करंट की डेफिनेशन याद रखना, हमेशा डेफिनेशन से एक फॉर्मूला बन के आता है। ये क्या बोल रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैंने आपको बताया था क्यू से। बहुत सारे चार्जेस है ना, यहां पे भी क्या है? चार्जेस मूव थ्रू द कंडक्टर। अब ये कंडक्टर है, यहां पे कुछ चार्जेस रखे हुए थे। ठीक है, ये स्टैटिक चार्जेस हैं और ये मूविंग चार्जेस है। मूविंग, बताइए दोनों में से कौन से चार्जेस करंट बना रहे हैं, ये वाले या ये वाले? तो आपका आंसर क्या होगा? ये वाले। क्यों? जब चार्जेस चलते हैं तो वो करंट बनाते हैं, यानी वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, चलती हुई एक कोई भी चार्ज अगर होगी ना तो उसके पास में एनर्जी होगी। अगर एनर्जी होगी तो वर्क डन करेगी। तो इसी एनर्जी से वर्क डन होंगे, बल्ब जलेंगे। इसी एनर्जी से गीजर गर्म पानी करेगा, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म होगी, वॉशिंग मशीन की मोटर्स चलेंगी। तो ये सारे क्या है? वर्क डन। वर्क डन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से लेके आएंगे? तो हमने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कैसे बनेगी? वो तब बनेगी जब जो ये चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करेंगे। अब इनकी कंडीशन है मूव करने की, हवा में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये यहां से यहां हवा में ऐसे नहीं जा सकते। दे नीड द सम मीडियम। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज याद नोट कर लीजिएगा, चार्जेस रिक्वायर कंडक्टिव मीडियम टू फ्लो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमने एक लकड़ी के ऊपर यहाँ पे कुछ चार्जेस रख दिए, ठीक है, और उनको मूव कराने की कोशिश की तो करंट बन गया, नहीं होगा। ठीक है, तो इनको मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो मीडियम के लिए इनके लिए इसके लिए क्या चाहिए होता है? कंडक्टर चाहिए होता है। व्हाट इज द कंडक्टर? वी कैन से इट इज अ मीडियम बाय विच द चार्जेस कैन मूव। ठीक है, चार्जेस में से मूव हो जाते हैं। अब दोनों डेफिनेशन देखिए, दोनों आपके एनसीईआरटी की है, आप जो भी चाहे एग्जाम में लिख सकते हैं। इन दोनों डेफिनेशन से हमें यह मालूम पड़ गया कि इसका एक फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से? तो वी कैन से द चार्जेस यहां से यहां मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस कंडक्टर में है, ये देखिए
एक और ये कंडक्टर भी है, सेम लेंथ का है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 3 चार्जेस हैं, यहाँ पे भी ये 3 चार्जेस हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम t है वो 1 सेकेंड है, और यहाँ पे t जो है वो 2 सेकेंड है। यानी दोनों केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने का टाइमिंग अलग अलग है। तो जब दोनों का टाइमिंग अलग अलग है तो दोनों की रेट अलग अलग है, दोनों की रेट अलग अलग है, तो दोनों की करंट की वैल्यू भी अलग अलग है। यानी दोनों कंडक्टर सेम है, सेम लेंथ के हैं, ये भी एल लेंथ का कंडक्टर है, ये भी एल लेंथ का कंडक्टर है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक सपोज 1 सेकेंड में गया, ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड में गया, ठीक है। और दोनों के अंदर Q की वैल्यू देखिए क्या है, ये भी इसका क्या है, Q है, ये इसका क्या है, Q, और मैं अभी बता चुका हूँ Q क्या होता है। Q होते हैं टोटल चार्जेस, एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, टोटल चार्जेस कह सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इस डेफिनेशन से व्हेन चार्जेस मूव थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम, charges move through a conductor in unit time, per unit time, this will defined as a current, इसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो I is equal to Q upon T and this is the formula for the current। करंट को मेजर करने के लिए हम क्या है ना, कंडक्टर में से करंट जा रही है, ठीक है, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसमें से भी फ्लो हो रही है आई, इसमें से भी फ्लो हो रही है आई, बट हाउ मच, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट, मैग्नीट्यूड मतलब इसका अमाउंट कितना है। तो अगर इसका अमाउंट अगर हमें पता करना है तो वी मस्ट हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द करंट, एंड फॉर दैट वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हम कहां से लेके आए, ये हम डेफिनेशन से लेके आए। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये Q क्या है, चार्ज, or we can say the total charge, and this is the time। तो याद रखिएगा टाइम हमेशा सेकंड्स में रिप्रेजेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सेकंड्स। और जो ये टोटल चार्ज है ना वो कूलाम में आएगा, कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और ये साइंटिस्ट ने बताया, देखिए पहले तो एटम था, उस एटम के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये जे थॉमसन ने बताया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। तो जे थॉमसन पहले आए, थॉमसन जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ। अच्छा, इन्होंने बस बताया चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, फिर आगे इसके ऊपर चार्ज कितना है, हाउ मच, ये नेगेटिव चार्ज है तो हाउ मच चार्ज, ये जो बताया था ये कूलाम ने बताया। इसलिए चार्ज की यूनिट किसको डिनोट कर रही है, कूलाम को। कूलाम बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, और ये जब चार्ज मूव करते हैं करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, ये बताने वाले कौन थे, ये बताने वाले एम्पियर थे, एम्पियर। इसलिए करंट यूनिट एम्पियर से मिलेगी, चार्ज की यूनिट कूलाम से मिलेगी, ठीक है। और जे थॉमसन को क्रेडिट मिलेगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, ठीक है। तो अभी ये हमको पता चल गया कि अब इसकी यूनिट क्या बन सकती है। तो वी कैन से दिस इज द करंट आई, वी कैन से द करंट आई विल बी कूलाम per second। So how much coulomb move through the conductor in per second denote as a current, ठीक है, and we can say this combinedly is called the ampere, ampere, ठीक है, ampere। तो current in terms of the ampere, तो एम्पियर कैसे बनेगा, एम्पियर तब बनेगा जब कूलाम अपॉन सेकेंड हो जाएगा। तो 1 एम्पियर कैसे बनेगा, ये 1 कब बनेगा, डेफिनेटली जब ये भी 1 हो और जब ये भी 1 हो। यानी 1 कूलाम चार्ज मूव करता है 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से, उस समय जो करंट की वैल्यू होगी, जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत
बार पूछी जाती है कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताइए या 1 एम्पियर की वैल्यू बताइए, तो ये 1 एम्पियर की वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट डज मीन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, सोचेंगे एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में यहां से यहां तक 1 सेकेंड का टाइमिंग लिया जा रहा है, और यहाँ पे जो चार्जेस रखे हुए हैं ना वो 1 कूलाम है। 1 कूलाम चार्ज कितना होता है, तो याद रखेंगे 1 कूलाम चार्ज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, अगर 6 इंटू, वैसे तो ये होना चाहिए 6.25, ठीक है, इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब मिल जाते हैं, यानी इस जगह पे हम अगर यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखते जा रहे हैं और उनकी गिनती, ठीक है, उनका अमाउंट, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बिठा दें, तो इस जगह का जो चार्ज की वैल्यू होगी, ठीक है, चार्ज वैल्यू या चार्ज का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बोलें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज कितना होता है, तो कूलाम ने इसको खोज के दिया था कि ये जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्लीज रिमेंबर दिस 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, व्हाट इज द 1 कूलाम एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं थोड़ी चौक लेके आ रहा हूं। ठीक, ठीक है भाई, तो इस पे मैं क्या लिखूं, तो इस पे मैं लिख सकता हूं दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ना, जैसे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, Q करके माइनस लगा रहे थे, यहाँ एक पॉइंट लगा रहे थे, इस पॉइंट के ऊपर माइनस लगा रहे थे, यहाँ E के ऊपर माइनस लगा रहे थे, तो ये जो माइनस नेगेटिव चार्ज है ना, ये कितना है। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई पूछे चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन या चार्ज ऑन 1 पॉजिटिव पार्टिकल, तो आंसर के वो पॉजिटिव में आ जाएगा। इस समय ये माइनस की वैल्यू लेके आएगा, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ऐसे करते 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 एक ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे 2, फिर 3, 4 और लास्टली 6 इंटू 10⁻18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। 6 इंटू 10⁻18 मतलब क्या हुआ, 18 का मतलब क्या हुआ, 1 के बाद 18 टाइम्स 0, यानी कितने लाख का मिलियन बिलियन, पता नहीं कितने मिलियन बिलियन हो जाएंगे। तो अगर ये 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ये सब वहां पे मिल जाएं, तो वहां पर एक इफेक्ट क्रिएट होगा, एक चार्ज क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया कि टोटल जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं Q, कैपिटल Q। ठीक है, ये कितना हो जाए तो ये कैसे बनेगा, तो हमने कहा ये E, एक इलेक्ट्रॉन और उसके साथ में N लगा दिया, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा टोटल चार्ज का। अब अगर ये N की वैल्यू 2 अगर रखते हैं, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रखे जा रहे हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बताइए कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी भी कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम क्या लिख सकते हैं, n की जगह पे 2 और पर पे कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी अब इस कंडीशन में कैपिटल Q टोटल चार्ज, यहाँ पे इस एरिया में जो एक चार्ज फील हो रहा होगा,
नेगेटिव चार्ज जो फील हो रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। ये आपको समझ में आया कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि n दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं वहां पे आप n की वैल्यू लिख सकते हैं। तो वी कैन से दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है और वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6, कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अगर 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, अगर 6 इंटू 10⁻18 है तो आप अभी कैलकुलेशन करके देखिएगा, ठीक है। मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं, Q इज इक्वल टू NE। अब n की जगह पे टोटल नंबर कितने रखे मैंने, इतने रखे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रखे, ठीक है। और हर एक पे चार्ज कितना लगाया हमने, इतना लगाया, ठीक है, इतना लगाया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कूलम है, और कुल मिला के यहाँ पे टोटल चार्ज, और इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि ये दोनों मिलाकर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और ये कूलम का कूलम हो गया और Q, दिस इज Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो एक कूलम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इसलिए मैंने कहा ये दो टर्म्स आपको बोर्ड के हिसाब से आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, एक 1 एम्पियर समझ में आ गया। 1 एम्पियर क्या होता है, तो हमने कहा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मूव थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, और उसमें जो टोटल जो होंगे ना वी कैन से 1 कूलम चार्ज होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताइए कितने होने चाहिए। 1 कूलम कब बनता है, जब 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वी कैन से दैट 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स move through the conductor in 1 second, that time the current will be the 1 ampere, or we can say this much electron combinedly constitute the 1 coulomb charge. We can say the 1 coulomb charge move through the conductor in 1 second time, that time the current will be constitute as a 1 ampere. तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, if 6 into 10⁻18 electrons moves through देखिए जब भी चार्जेस की बात होगी ना तो हमेशा इंग्लिश में आपको हमेशा बार बार क्या यूज करना, थ्रू। जो भी चार्ज होते हैं ना वो मूव थ्रू हो रहे हैं। मूव थ्रू का मतलब इसके अंदर से होके निकल रहे हैं, इसके अंदर से। अगर इसके ऊपर से होके निकल रहे हैं तो ओवर होगा, ठीक है, अबाव या ओवर, ठीक है, या इसके ऊपर से। तब अगर बिल्कुल उसके अंदर से होके जा रही है कोई भी चीज तो हम ऐसे केसेस में थ्रू लिखते हैं, ठीक है ना। टनल के अंदर से कार जाती है तो कार मूविंग थ्रू द टनल लिखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भी जो है ना वो कंडक्टर के अंदर से जा रहे हैं, ठीक है। तो इफ द 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, that time through a conductor in 1 second, that time that is called 1 ampere current, 1 ampere current, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं if सेकेंड डेफिनेशन लिख सकते हैं, if 1 कूलम चार्ज, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन चार्ज में आ रही है और यहाँ पे ये कहो या ये कहो दोनों इक्वल हैं। एक कूलम चार्ज कह दो या 6 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कह दो, दोनों की वैल्यू सेम है। इफ 1 कूलम चार्ज मूव्स
ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर in 1 second or in unit time 1 second, then the current will be 1 एम्पियर। अब आप कहेंगे सर ये 1 एम्पियर की क्या जरूरत है ना। तो देखिए कोई भी मेजरमेंट करना है, अब करंट को नापने के लिए एक मीटर बनेगा, मीटर कहते हैं उसको, ठीक है। तो कोई भी मेजरमेंट होता है ना, उसके लिए पहले 1 वैल्यू मालूम चल जाए आपको। अगर हमें 1 किलोग्राम मालूम है तो हम 5 किलोग्राम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमें अगर पता पड़ गया कि ये पीस 1 किलोग्राम का है और ऐसे 5 पीस रखे हुए हैं, तो टोटल मास कितना होगा, तो हम बता सकते हैं कि भाई ये 5 किलो का होगा, क्योंकि हमको एक का वैल्यू मालूम है, यूनिट वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए। अगर हमें 1 एम्पियर मालूम है तो हम 2 एम्पियर भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू एग्जाम में क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। आप कहेंगे कि हाउ मच करंट इन 1 सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। अब बताइए वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, तो आप लिख देंगे हाफ एम्पियर, ठीक है, या फिर आप लिख देंगे 0.5 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन आधे कर दिए हैं। तो करंट बेसिकली किस पे डिपेंड हो गई, अमाउंट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड हो गई। और करंट किस पे डिपेंड हो गई, यहां से यहां तक के टाइमिंग पे डिपेंड हो गई। तो अब बहुत अच्छा सा एक रिलेशनशिप आ रहा है, द करंट आई इज डिपेंड्स, क्योंकि ये क्या है, Q अपॉन T है, so we can say the current I depends on the Q and the T timing. Q is amount of charges. amount of charges अगर कम ज्यादा कर दो, ठीक है, या फिर टाइमिंग, ठीक है, तो इन दोनों की वजह से इस करंट की वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है। आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे दूसरे वीडियो में, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो करंट होती है वो इन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, Q के ऊपर भी और T के ऊपर भी। इन दोनों की वैल्यू को Q से तो अभी भी आप समझ ही गए कि अगर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर जाते हैं, ठीक है, और टाइमिंग क्या ले रहे हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 1 एम्पियर करंट मिलेगी, ठीक है। अगर 12 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो गई, जस्ट डबल हो गई, ट्वाइस दुगनी हो गई। तो जब दुगनी हुई, और ये है कौन, तो आंसर ये कैपिटल Q है। ये है कौन, कैपिटल Q है। तो जैसे हम कैपिटल Q की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q होता है, ठीक है। इसमें भी टाइमिंग 1 सेकेंड है, तो इस बार हमको करंट की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 एम्पियर। तो 1 एम्पियर से 2 एम्पियर के लिए हमने क्या किया, हमने टाइमिंग को कांस्टेंट रखा और हमने अमाउंट ऑफ चार्जेस को बढ़ा दिया। तो अगर एक टर्म कांस्टेंट हो गई तो ये किसके प्रोपोर्शनलिटी में आ गया, ये Q के प्रोपोर्शनलिटी में आ गया। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q पे आ गया। तो आज के इस वीडियो में हमें कुछ टर्म्स मालूम चली, हमें SI यूनिट मालूम चली, हमें सिंबल मालूम चले, और हमें चार्जेस के स्टेट्स मालूम चले कि स्टैटिक और मूविंग चार्जेस क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि जो चार्ज मूव करते हैं तो उनको ये मूव कौन कराता है। इस समय ये डस्टर है, अगर ये मूव कर रहा है तो ये अपने आप तो नहीं कर रहा है, इसको कोई ना कोई मूव करा रहा है, और इसमें मेरा ये हाथ मूव करा रहा है। अब इधर ये चार्जेस कंडक्टर के पास रख दिए जाते हैं, या चार्जेस कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं, तो उनको मूव करवाता कौन है, तो कोई ना कोई फोर्स होगा, कोई ना कोई प्रेशर होगा, ठीक है। तो वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसको हम समझेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हो सके अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचे। शेयर कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बोर्ड की परीक्षाएं
ये जो तैयारी है वो कंटिन्यूड रहे और मैं भी उसमें थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट और सहयोग देता रहूंगा। ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।